Hello guys, welcome back again. In this video, I am going to talk about सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो वाहित मल होता है उसका उपचार कैसे किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म जीवों का इसमें कितना योगदान है, इन सभी प्रक्रियाओं को हम देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, क्लास 12th इकोलॉजी में आ जाता है, आपके 12th बायोलॉजी का पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन नगर और शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल वाटर होता है जो कैसा होता है, हाउस होल्ड में यूज होता है। तो उसका कैसा है, कुछ भी यूज नहीं है, और वो क्या है, आपको जलाशय राशि में डालने से पहले उसे आपको कैसा करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा। और हम जनरेटिंग कैसे हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ पे इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ना हमारे पास में इतना संख्या है, ना इतना आपके पास में क्या है, संसाधन है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हम देखेंगे, लेकिन हो नहीं सकता है कि इतना अच्छा आपको नगरों में देखने को मिलेगा। जो मेट्रो सिटीज है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 100% ये आपको सिटीज में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बहुत कम क्षेत्र होते हैं जहां पे ये ट्रीटमेंट यूज किए जाते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट घटक है मनुष्य का मलमूत्र। ठीक है, तो आपके जो हाउस होल्ड का जो भी पानी आता है, या फिर आपके जो सीवरेज का जो आपके मलमूत्र है, या फिर आपके जो कपड़े धोते समय जो डिटर्जेंट निकलता है, वो सारी चीजें मिलके आपके कहाँ जाती हैं, पानी में जाती हैं। और वो पानी आप अगर किसी नदी नाले में छोड़ना चाहते हैं तो वहां का इकोसिस्टम खराब नहीं हो, इसलिए आप चाहेंगे कि उसे प्यूरिफाई करके भेजें। उसमें जो भी इसका प्यूरिफिकेशन हम देखें किस तरह से होता है। नगर की इस व्यर्थ जल को आप बोलते हैं वाहित मल, सीवेज कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। बहुत सारा इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यू कांट इमेजिन। और ये ज्यादातर इसमें जो आपको बैक्टीरिया मिलेंगे वो पैथोजेनिक होते हैं, रोग पैदा करते हैं। तो इसीलिए जो भी बस्तियां होती हैं जहां पे आपको नाला गंदा सब मिलता है, जहां पे प्यूरिफिकेशन नहीं है, वहां पे लोगों को पानी से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा देखी जा सकती हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि वाहित मल की जो बड़ी मात्रा है अथवा शहरी व्यर्थ जल का जो रोजाना निपटान कैसे होता है। इसे प्राकृतिक जल स्रोतों, नदी, झरनों आदि में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वहां का जो इकोसिस्टम है वो बहुत खराब हो जाएगा, और वही हम इस वीडियो में देखेंगे। अतः विसर्जन से पूर्व, पानी को छोड़ने से पहले आप इसका ट्रीटमेंट इसका करेंगे संयंत्र में, वाहित मल संयंत्र जिसे आप बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, ताकि वे प्रदूषण मुक्त हो जाए। व्यर्थ जल का उपचार परपोष से सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो वाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार निम्न 2 चरणों में किया जाता है। तो यहाँ पे 2 चरण है, प्राथमिक उपचार और एक द्वितीयक उपचार। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार होता है जिसे आप फिजिकली ह्यूमन करता है, और जो इस चीज को जानता है, इस चीज के विशेषज्ञ हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे उतर के करेंगे। और जो नगर, अगर बात करें सिटी में है तो वहां नगर पालिका और नगर निगम इसको करवाती है। तो इसमें मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों का फिल्ट्रेशन किया जाता है। जिन गंदगियों को आप, जैसे बड़ी पॉलीथीन है और कोई ऐसा मटेरियल है, प्लास्टिक है, या फिर आपके कोई सा ऐसा मटेरियल है जिसे आप हाथ से पकड़ सकते हैं, तो उसे आप फिल्टर कर देंगे, बड़े जो गंदगियां हैं उसे वहां से निकाल देंगे। दूसरा होता है सेडिमेंटेशन, यानी कि इसमें क्या, बड़ी जो गंदगी है उसे थोड़ा समय दिया जाता है ताकि वो नीचे अपसादित हो जाए। ठीक है, भौतिक रूप से अलग कर लिया जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्संदन द्वारा हटा दिया जाता है। जो ऊपर तैर रहा है उसे आप हाथ से हटा देंगे। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये आपका मटेरियल है, और इसका ऊपर जो आता है वेस्ट मटेरियल, वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे पॉलीथीन पड़ी हुई है, कोई रैपर है, वो आप डाल सकते हैं, जूता है, कोई भी ऐसी चीज है जिसे आप फिजिकली पकड़ के बाहर डाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा होता है, इसमें ऐसी गंदगी होती है जिसे आप हाथों से कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो धीरे 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 अवसादित होकर कहाँ पहुंच जाएगी, तल में पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग चरणों में, पहले आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट स्टेप, फिर ये सेकंड स्टेप में आप अवसादन से कंप्लीट करेंगे, जिसे आप सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। ठीक है, ओके, और पहला आपका ये है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे, हाँ, इसके बाद ग्रिट, जो मृदा और छोटी गुटकाएं पेवल को है अवसादन द्वारा निष्कासित किया जाता है। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंज के नीचे बैठे कण हैं, जो स्लज है, जो गंदगी ऊपर इकट्ठी हो जाती है उसे आप स्लज बोलते हैं,
तो उसके नीचे बैठे कण हैं वह और प्लावी कैसे क्या बनाते हैं, सुपरटेंट बहिस्राव या इन्फ्लुएंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो नीचे की गंदगी है और ऊपर जो गंदगी बची हुई है वो सब क्या, एक बहिस्राव सुपरनेटेंट का निर्माण करते हैं। बहिस्राव को प्राथमिक निस्सादन टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हो आप कि मेरे पास में ये एक टैंक था प्राइमरी टैंक, और ये एक दूसरा टैंक है जिसे मैं बोल रहा हूँ सेकेंडरी टैंक। तो फर्स्ट टैंक में मैंने क्या किया, दो स्टेप किए। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया। दूसरे स्टेप में मैंने सेडिमेंटेशन किया है, और वहां से जो ये स्राव निकलेगा जिससे हम बोल रहे हैं सुपरटेंट या फिर प्लावी या फिर बहिस्राव बोल रहे हैं इसे, प्लावी बहिस्राव, इंग्लिश में टेंट, सुपरटेंट। ठीक है, अब ये जो पानी आएगा इसमें बहुत सारी गंदगी निकल चुकी होगी। अब यहाँ पे आपके कार्बनिक मटेरियल है उसे यहाँ पे जीवाणुओं के माध्यम से तोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड टैंक है इसे आप बोलते हो जीवाणुवीय उपचार। ठीक है, और पहला कैसा था, भौतिक उपचार भी बोल सकते हो पहले को। ये आपको दोनों में एक अंतर पता हो गया होगा। अब हम चलते हैं ओके। अब दूसरा उपचार जो जिसे आप बोल रहे हैं जीव विज्ञानी उपचार, इसमें क्या होगा, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है, वायु को इसमें भेजा जाएगा। इससे लाभदायक जीवाणु सूक्ष्म जीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि, ऊणक यानी कि कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं जैसी जाली जैसी संरचना का झुंड, यानी कवक के तंतुओं से जीवाणु एक जाली जैसी संरचना का झुंड बना देते हैं जिसे आप बोलते हैं ऊणक के रूप में होने लगती है। तो लाभदायक जीवाणु कैसे वृद्धि करने लगते हैं, ऊणक के रूप में वृद्धि करने लगते हैं। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्राव को बीओडी जिसे आप बोल रहे हो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दें। ठीक है, और जितनी ज्यादा बीओडी होगी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके क्या है, पानी प्रदूषित, क्योंकि पानी प्रदूषित है तभी वहां पे बैक्टीरिया उस कार्बनिक पदार्थ को डीकंपोजिट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वाहिद मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक बीओडी घट ना जाए। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से टैंक देख सकते हो आप, ये टैंकों के अलग अलग सेपरेशन हैं। ये फर्स्ट टैंक मान लीजिए, सेकंड टैंक है। अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही बीओडी है। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होता है तब उसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होती है, यानी कि बीओडी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपके कार्बनिक पदार्थ कम होगा। तो उसे तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया लगेंगे वो भी वहां पे कम लगते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है। ठीक है, बीओडी को मापते हैं। अगर इसकी बीओडी है जैसे मान लीजिए 10 और इसकी है 12, तो कौन सा प्रदूषित होगा, ये वाला 12 वाला, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा है तो इसका डीकंपोजिशन जो हो रहा है, इसका जो विघटन हो रहा है वो भी ज्यादा होगा, और इसीलिए वहां पे जीवाणुओं को इसे अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो यानी कि वो जल कैसा है आपका, पॉल्यूटेंट है, प्रदूषित है। लेकिन एक दूसरा जल ले, ये जो पास वाला जल है इसमें क्या है, 10 से भी कम मान लीजिए, जैसे 8 है, 8 मान लीजिए। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ कम है। पानी कैसा है आपका, प्योर वाटर, शुद्ध है, पॉल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीकंपोजिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिमांड ऑक्सीजन की कम है क्योंकि यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ है ही नहीं, उसको अपघटित करने के लिए जीवों को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से हमेशा बीओडी कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं वो पानी की कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऑलवेज कम होनी चाहिए। तो आप जो पानी पीते हैं वो कैसा है, उसमें बीओडी की मात्रा कम है। अगर ज्यादा होगी
तो वो पॉल्यूटेंट होगा। लेकिन आप एक ऐसे गंदे नाले से निकल रहे हैं तो उसका पानी आप पी पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका बीओडी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे कार्बनिक मटेरियल बहुत ज्यादा जमा है, तो वहां पे सूक्ष्म जीव उसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, और उसे आप बोलते हैं बीओडी। तो ये बेसिक सा हमने समझ लिया है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। एक बार व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घट जाए तब बहिस्राव को निस्सादन टैंक में भेजते हैं। एक और टैंक है निस्सादन, जिसे सेटलिंग टैंक भी कह रहे हैं। यहाँ जीवाणु झुंड फ्लॉक्स, जीवाणु झुंड को यहाँ पे क्या नाम दिया है? फ्लॉक्स, और पहले क्या नाम दिया था? ऊड़क, उसे अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। यह अवसाद सक्रियत आपंक कहलाता है। यह अवसाद क्या कहलाता है? सक्रियत आपंक कहलाता है। इसके छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप करते हैं। यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। आपंक का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप कर दिया जाता है, जिसे अवायवीय आपंक संपाचित्र या फिर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यानी कि एक तो है सक्रिय तापंक और एक है अवायवीय आपंक, ठीक है, दो हैं। तो सक्रिय तापंक के जो अवसाद निकलता है, जिसमें जीवाणु झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित करता है, जो बहिस्राव निकला था, तो उसमें जीवाणु के माध्यम से निकला है, उसे हम बोल रहे हैं सक्रिय तापंक। इसके छोटे से भाग को वापस से वायवीय टैंक में भेज देते हैं, और ये कैसा होता है? बचा कुचा भाग आपके क्या कहलाता है? अवायवीय आपंक संपात चित्र। यहाँ जीवाणु के अन्य किस्में जो अवायवीय रूप में वृद्धि करती हैं, वे आपंक में स्थित जीवाणु और कवकों का पाचन कर देती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, CO2 उत्पन्न हो जाते हैं। ये गैसें वायु गैस का निर्माण करती हैं। चूंकि ये ज्वलनशील हैं, इस कारण इनका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो यो हमने क्यों वापस से भेजा है? क्योंकि हमने वायवीय जो उसका अपघटन है वो तो कर लिया है, लेकिन हो सकता है अवायवीय जीवाणुओं का भी यूज इसमें किया जाता है, ताकि उसका और अपघटन हो पाए और पानी शुद्ध हो पाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसे वापस से उसका कुछ पोर्शन भेज देते हैं, तो जिससे उसमें अवायवीय जीवाणु भी अवायवीय अपघटन करके उसका और अच्छे से अपघटन कर देते हैं। तो पाचन के दौरान अब जीवाणु गैसों का मिश्रण, जैसे मीथेन है, H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूंकि ये ज्वलनशील होती हैं, इस कारण इनका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। जो सेकंड जो प्लांट होता है आपके, उससे बहिस्राव जो निकलता है, सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र में दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्मजीव प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इकोसिस्टम में देख लीजिए, छोटे से जीवाणु भी आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग समस्त सदियों से इस कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्म जीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई। यानी कि मैन मेड कोई सा भी ऐसा संयंत्र नहीं बन पाया है जो इनसे कंपेयर कर पाए। आप बना लेंगे अच्छा, लेकिन इनसे बेटर नहीं कर पाएंगे जो जीवाणु करते हैं संयंत्र अच्छे से। आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में सीवेज जो वाटर है उसकी बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। अतः इतनी बड़ी मात्रा को उपचारित करने में इन संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई है, इसीलिए इसे सीधे ही नदियों में छोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हम विकासशील देश हैं, हमारे पास में संसाधनों की कमी होने की वजह से तो कई ऐसे महानगर होते हैं, नगर होते हैं, जहां पे आपको ऐसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाते हैं। और अगर आप किताबों के स्तर पे देख सकते हैं, हमने आज तक कभी हमारे शहरों में ऐसा संयंत्र नहीं देखा है। अगर होता होगा तो वो भी बहुत कम संख्या में है, और पानी बहुत गंदा ही इधर उधर आपके पास में नदी नालियों में बहता है, और ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जो आपकी नदियां हैं, जिनको वैदिक काल से ही देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वो संरक्षण करते हैं, हमारी सभ्यताओं का संरक्षण करते हैं। परिणाम स्वरूप प्रदूषण और जल जनित रोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजना को सूत्रपात किया है, ताकि आप इसको संयंत्र करके तभी आप उसे नदियों में छोड़ा जा सके। आप अपने आसपास स्थित ऐसी किसी भी बाह्य मल उपचार संयंत्र में जाएं, जो अत्यंत ही रोचक और शिक्षाप्रद आपके लिए अनुभव होगा। तो इसमें मैंने बताने की ट्राई की है कि किस तरह से आप वाटर का जो सीवेज वाटर है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप यू विल गेट इट। थैंक्स।